बहुलक में अपने लास्ट लेक्चर में रबर को कंप्लीट किया था। रबर के बाद में हमारा जो टॉपिक बनता है बहुलक के अंदर, वो टॉपिक बनता है हमारे पास औद्योगिक महत्व के कुछ प्रमुख बहुलकों की अपने बात करते हैं कि जो हमारे औद्योगिक रूप से जो काम में आ रहे हैं, आज हमारे दैनिक जीवन में कुछ परिवर्तन ला रहे हैं, तो उन बहुलकों की अपने बात करेंगे। उसमें जो पहला बहुलक हमारे पास आ रहा है वो है हमारे पास पॉलीथीन। ठीक है, तो पॉलीथीन की सबसे पहले बात करेंगे कि पॉलीथीन जिसको अपने पीई से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। पॉलीथीन को अपने दो प्रकार बताए थे, एक तो बताया था निम्न घनत्व पॉलीथीन और दूसरी थी हमारे पास उच्च घनत्व पॉलीथीन। ठीक है, दोनों की जो बहुलीकरण की जो प्रक्रिया है वो समान है, भले कम घनत्व पॉलीथीन की बात करें भले उच्च घनत्व पॉलीथीन की बात करें, तो दोनों के अंदर एकलक इकाई है, वह दोनों में जो एकलक इकाई है वह हमारे पास एथीन है। निम्न घनत्व पॉलीथीन की भी एकलक इकाई एथीन है और उच्च घनत्व पॉलीथीन की भी एकलक इकाई एथीन है। तो दोनों का जो बहुलीकरण है वो युगात्मक बहुलीकरण के द्वारा हमारे पास पॉलीथीन का निर्माण होता है। लेकिन इन दोनों के अंदर जो मुख्य अंतर है वो अंतर हमारे पास आता है, वो देखें तो जो निम्न घनत्व पॉलीथीन है वो मुक्त मूलक बहुलीकरण के द्वारा होगी, अर्थात ये जो बहुलीकरण की जो प्रक्रिया है वो परऑक्साइड की उपस्थिति में संपन्न होती है। जबकि उच्च घनत्व पॉलीथीन के लिए अपने को उत्प्रेरक की आवश्यकता पड़ती है। वो उत्प्रेरक कौन सा होता है? जिंगलर-नाटा उत्प्रेरक। जिंगलर-नाटा उत्प्रेरक का जो सूत्र देखा जाए तो TiCl4 + C2H5 ये जिंगलर-नाटा उत्प्रेरक का हमारे पास सूत्र बनता है। ठीक है, दूसरा तापमान, तो इसके अंदर बहुलीकरण की अभिक्रिया 473 से 573 केल्विन के अंदर, जबकि इसमें बहुलीकरण की अभिक्रिया 333 से 343 केल्विन तापमान के ऊपर संपन्न होती है। नेक्स्ट अंतर दाब का आता है, तो इसमें जो दाब है वो 1000 से 2000 एटीएम दाब की आवश्यकता पड़ती है, जबकि इसमें जो दाब है वो 6 से 8 एटीएम दाब की आवश्यकता अपने को पड़ती है। तो अपने को अगर एग्जाम में पूछा जाए निम्न घनत्व व उच्च घनत्व पॉलीथीन में अंतर स्पष्ट करें तो अपने पास दोनों में अंतर क्या आता है? उत्प्रेरक, ताप, दाब, ये मुख्य रूप से अंतर में आता है। लेकिन दोनों की जो एकलक इकाई है वह दोनों की जो एकलक इकाई हमारे पास कैसी बनती है? समान एकलक इकाइयों से दोनों का निर्माण होता है। ठीक है, अब इसके बाद में अगर अपने बात करें तो इनका उपयोग क्या है, तो निम्न घनत्व पॉलीथीन का जो उपयोग है वो पैकेजिंग में किया जाता है। जितने भी पैकेजिंग के लिए जो भी अपने पॉलीथीन का जो निर्माण किया जाता है वो निम्न घनत्व पॉलीथीन ही होता है। क्योंकि पैकेजिंग में इसको क्यों काम में लेते हैं कि जो निम्न घनत्व पॉलीथीन है वो सामान्यतः रासायनिक रूप से जो रसायन है, केमिकल है, उन केमिकल के लिए अक्रिय होती है, उनके साथ क्रियाशीलता बहुत कम प्रदर्शित करती है। ठीक है, तो इसी कारण से इसका जो उपयोग है अपने बात करें जो पानी की जो बोतल वगैरह है, ठीक है, या कंटेनर वगैरह बनाने में, या जो कृषि के अंदर जो पाइपें वगैरह है, तो वो सारी किसकी बनी होती है? हमारे पास निम्न घनत्व पॉलीथीन की बनी होती है। ठीक है, निम्न घनत्व पॉलीथीन के अगर गुणधर्मों की बात करें तो गुणधर्मों में अगर अपने पास बात करें तो इसका जो गलनांक है वो 110 से 125 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, और दूसरी अगर बात करें तो सामान्य तापमान पर यह किसी भी विलायक में विलय नहीं होती है। अगर सामान्य तापमान पर इसकी विलेयता को देखी जाए तो सामान्य तापमान पर यह किसी भी विलायकों में विलय नहीं होती है। लेकिन अगर तापमान को बढ़ा दिया जाता है, क्योंकि अगर तापमान इसके गलनांक तक पहुंच जाता है तो ये जो हमारे पास अध्रुवीय जो विलायक है, अध्रुवीय विलायक कौन सा हो सकता है? जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड हो सकता है, टोलुइन हो सकता है, बेंजीन हो सकता है, उन विलायकों में जो निम्न घनत्व पॉलीथीन है वह विलय हो जाती है। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास दूसरी जो पॉलीथीन है हमारे पास उच्च घनत्व पॉलीथीन, इसके गलनांक की बात करें तो ये निम्न घनत्व पॉलीथीन इसका गलनांक थोड़ा ज्यादा रहता है। इसका जो गलनांक है 144 डिग्री सेल्सियस से 150 डिग्री सेल्सियस के बीच में इसका जो गलनांक अपने पास रहता है। ठीक है, इसके बाद में इसकी बात करें कि इसके अंदर जो क्रिस्टलीय गुण है वो निम्न घनत्व पॉलीथीन की तुलना में क्या होता है? ज्यादा होता है। इसकी जो तनन क्षमता है, कठोरता है, या विलायकों के प्रति जो प्रतिरोधक क्षमता है वो निम्न घनत्व पॉलीथीन से क्या होती है? ज्यादा होती है, ज्यादा कठोर होती है उच्च घनत्व पॉलीथीन निम्न घनत्व पॉलीथीन की तुलना में। तनन क्षमता भी इसकी ज्यादा होती है। ठीक है, और विलायकों के प्रति जो इसकी प्रतिरोधक क्षमता है वह भी निम्न घनत्व पॉलीथीन की तुलना में क्या होती है? इसकी ज्यादा होती है। तो ये अपने को एग्जाम में अपने को प्रश्न आ सकते हैं, जैसे बच्चों के खिलौने बनाने में कौन सी पॉलीथीन को प्रयोग में लिया जाता है? तो निम्न घनत्व पॉलीथीन को बच्चों के खिलौने बनाने में अपने काम में लिया जाता है। पैकेजिंग के पदार्थ बनाने में कौन सी पॉलीथीन को प्रयोग में लिया जाता है? तो निम्न घनत्व पॉलीथीन को प्रयोग में लिया जाता है। ठीक है, कठोरता ज्यादा होने के कारण से अपने कह सकते हैं कूड़ेदान वगैरह बनाने में जो किसको काम में लिया जाता है, या बाल्टियां वगैरह बनाने में किसको काम में लिया जाता है? तो वो उच्च घनत्व पॉलीथीन को प्रयोग में लिया जाता है। तो इस तरह से उपयोग के आधार पर अपने से अंतर पूछा जा सकता है, या इसके अंदर जो इसका जो निर्माण हो रहा है उसके आधार पर भी अपने को इसमें अंतर पूछा जा सकता है।
इसके बाद में औद्योगिक महत्व का जो दूसरा हमारे पास बहुलक आ रहा है वो है पॉलीवाइनिल क्लोराइड। पॉलीवाइनिल क्लोराइड मतलब पीवीसी की बात कर रहे हैं। तो पीवीसी में जो निर्माण के अंदर सबसे पहले इसका निर्माण किस विधि के द्वारा होता है, तो अपने कहते हैं मुक्त मूलक नहीं, अपने पास यहाँ पर कहते हैं जो आयनिक योगात्मक बहुलीकरण की जो प्रक्रिया थी, उस आयनिक योगात्मक बहुलीकरण की प्रक्रिया के द्वारा अपने पास पीवीसी का निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो आयनिक योगात्मक बहुलीकरण के द्वारा पीवीसी का निर्माण होगा। दूसरा ये सम है या सह बहुलक, तो अपने कहते हैं एक ही प्रकार की एकलक इकाई से इससे निर्माण होता है। ये कैसा है, सम बहुलक का बहुलीकृत उत्पाद हमारे पास बनता है। इसकी जो एकलक इकाई है वो एकलक इकाई कौन सी होती है, वाइनिल क्लोराइड पीवीसी की एकलक इकाई है। तो वाइनिल क्लोराइड का आयनिक योगात्मक बहुलीकरण के द्वारा अपने पीवीसी का निर्माण किया जा सकता है। तो पीवीसी अपने कहा एक सम बहुलक का उदाहरण है और इसमें जो बहुलीकरण की जो प्रक्रिया होती है वो पेरोक्साइड की उपस्थिति में संपन्न होती है। अब पीवीसी के कुछ गुणों की अगर अपने बात करें तो पीवीसी एक अपने पास कठोर और चमकीला दृढ़ बहुलक है जो सामान्यतः अल्कोहल, पानी या कार्बनिक जो विलायक है उनमें क्या रहता है, अविलेय प्रकार का होता है। लेकिन 20 डिग्री सेल्सियस तक तापमान बात करें, अगर तापमान 20 डिग्री सेल्सियस तक रखा जाता है तो इसके ऊपर किसी भी अम्ल या क्षार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन अगर तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से अगर ज़्यादा कर दिया जाए तो इसके ऊपर अम्ल व क्षारों का प्रभाव पड़ना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, इसके बाद में अगर अपने और गुणों की अगर अपने बात करें तो यह जैसे कीटोन और कार्बन डाइऑक्साइड जो सल्फाइड है, ऐसे जो विलायक है कीटोन या जो कार्बन डाइसल्फाइड से मिलकर जो बने हुए विलायक होते हैं, जो या तो कीटोन से मिलकर बने हुए होते हैं या कार्बन डाइसल्फाइड से मिलकर बने हुए होते हैं, ऐसे विलायकों में पीवीसी विलय हो जाती है। ठीक है, इसके बाद में अगर अपने बात करें इसका जो उपयोग क्या है, तो पीवीसी एक सस्ता अपने पास प्लास्टिक है जिसका उपयोग अपने जैसे अपने को पता ही है, जो पीवीसी प्लास्टिक का जो उपयोग है अपने पाइप है, दरवाजे है, केबल है, छड़ है, चद्दरें हैं इत्यादि जो पदार्थों के निर्माण में अपने पीवीसी का उपयोग लिया जाता है। आज अपने घरों में जो पाइपें हैं अपने देखते हैं वो पीवीसी की बनी हुई होती है। इसके अलावा जो चद्दर शीट वगैरह देखते हैं अपने पास या अपने जूतों के शोल वगैरह है तो वो सारे किसके बने हुए हैं, पीवीसी के बने हुए होते हैं। ठीक है, इसके बाद में अगर पीवीसी में कोई उपयुक्त विलायक, जैसे हमने कहा पीवीसी में उपयुक्त विलायक अपने पास यहाँ पर नाम आ रहा है, नाम अपने पास आ रहा है क्लोरीनीकृत पीवीसी। पीवीसी को थोड़ा अपने क्या किया, संशोधित रूप लिया गया क्लोरीनीकृत पीवीसी। तो क्लोरीनीकृत पीवीसी क्या होती है, इसकी अगर अपने बात करें तो क्लोरीनीकृत पीवीसी क्या है, तो पीवीसी के अंदर क्या मिला दिया जाए, क्लोरोबेंजीन जैसा विलायक मिला दिया जाए। पीवीसी को किसमें विलय कर दिया जाए, क्लोरोबेंजीन जैसे विलायकों में विलय कर दिया जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, क्लोरीनीकृत पीवीसी कहा जाता है। ठीक है, इस क्लोरीनीकृत पीवीसी का जो उपयोग है वो चिपकाने वाले जो पदार्थ है या लेपन में या रेशो निर्माण में इसको काम में लिया जाता है। तो अपने से पूछा जा सकता है चिपकाने वाले पदार्थ किस पीवीसी से बने होते हैं, तो क्लोरीनीकृत पीवीसी से चिपकाने वाले पदार्थ का निर्माण होता है। इसी तरह से प्लास्टिसाइजर की अगर हमने बात करें तो प्लास्टिसाइजर क्या होता है, जब एस्टर में जो मतलब इसको क्या कर दिया जाए, एस्टर में अगर पीवीसी को मिला दिया जाता है तो ये जो पीवीसी है वो क्या हो जाती है, मुलायम हो जाती है। अगर अपने क्या करें, जैसे यहाँ पर तो अपने क्या किया गया, पीवीसी को क्लोरोबेंजीन जैसे विलायकों में मिलाया गया। दूसरा अगर कहते हैं कि अगर पीवीसी को एस्टर जैसे विलायकों में अगर मिला देते हैं तो एस्टर जैसे विलायकों में मिलाने से क्या होगा, पीवीसी मुलायम हो जाएगी। ठीक है, और मुलायम होने के कारण से इसका जो उपयोग है वाइनिल चमड़ा, ठीक है, इसका उपयोग किसमें किया जाएगा, वाइनिल चमड़े के काम लिए इसको उपयोग में लिया जाएगा। इसको बोला क्या जाएगा, हमने नाम दे सकते हैं इसको वाइनिल चमड़ा। ठीक है, चमड़े जैसा है, चमड़ा नहीं है जिसको अपने आजकल वो क्या नाम देते हैं, जैसे आजकल के जो स्कूल शूज वगैरह जो अपने बने हुए होते हैं वो वाइनिल चमड़े के ही बने हुए होते हैं। तो इसका जो उपयोग है बरसाती कोट बनाने में या फर्श के ऊपर पॉलिश करने में, हैंडबैग बनाने में, पर्दे वगैरह बनाने में, जो पर्दे का जो कपड़ा वगैरह है वो इसी का बना हुआ होता है। फिर इसके बाद में जो अगली बात अगर की जाए, लगभग 200 डिग्री सेल्सियस तक तो पीवीसी कैसे होती है, स्थायी होती है। लेकिन अगर 200 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान कर दिया जाए तो पीवीसी का क्या शुरू हो जाता है, विघटन शुरू हो जाता है। और पीवीसी के विघटन से उसमें से क्या निकलती है, HCl निकलती है। ठीक है, तो इस HCl को निकलने से रोकने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है, स्थायी कारक पदार्थ मिलाया जाता है, जो पीवीसी को क्या प्रदान करता है, स्थायित्व प्रदान
करता है। तो ये हमारे पास पीवीसी के कुछ गुणधर्म आ गए, जिसमें अपने से अगर एग्जाम में पूछा जाए प्लास्टिसाइजर क्या है या प्लास्टिसाइजर का उपयोग क्या है, जिसको अपने क्या नाम दिया, वाइनल चमड़ा जो नाम दिया है, उसका निर्माण किस तरह से हो रहा है। तो इस रूप से अपने को यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन इसके ऊपर मिल सकते हैं। इसके बाद में हमारे पास औद्योगिक महत्व का जो बहुलक आ रहा है वह है हमारे पास पॉलीएस्टर। पॉलीएस्टर कौन सा होता है जिसमें एस्टर बंध पाया जाता है। एस्टर बंध कौन सा होता है, इस प्रकार का अगर बंध बनता है तो इस बंध को क्या बोला जाता है, पॉलीएस्टर। पॉली का मतलब एक से ज्यादा अगर बंध होंगे इस प्रकार के तो वो पॉलीएस्टर बंध युक्त बहुलक होंगे। ठीक है, इसमें कई प्रकार के हो सकते हैं, जिसमें क्या हो सकता है, द्विकार्बोक्सिलिक अम्ल हो सकते हैं, मतलब किसी एकलक इकाई में दो कार्बोक्सिलिक समूह हो सकते हैं, और डाई ऑल एकलक इकाई मतलब जिसमें दो OH इकाइयां हो, तो ऐसे एकलक इकाई से मिलकर बना हुआ बहुलक हो सकता है हमारे पास, मतलब दो कार्बोक्सिलिक समूह। जैसे अपने पास यहाँ पर नीचे उदाहरण दे रखा है, तो इसमें देखें कि यहाँ पर एक इकाई में दो कार्बोक्सिलिक समूह हैं और दूसरी तरफ देखें तो एक इकाई में दो हाइड्रोक्सी समूह। तो ऐसा पॉलीएस्टर, इनके बीच में पॉलीएस्टर बंध पाया जा सकता है, तो ऐसी एकलक इकाइयों से मिलकर बने हुए हो सकते हैं। दूसरा डाईएस्टर तथा डाईओल, मतलब जिसमें दो एस्टर समूह हो, डाईएस्टर का अपने उदाहरण देखा जाए तो इस प्रकार के दो इसमें क्या पाए जा रहे हो, डाईएस्टर समूह पाए जा रहे हो। ठीक है, और दूसरा डाईओल, तो डाईओल के रूप में तो अपने देख ही चुके हैं, तो इस रूप में अपने पास डाईओल समूह पाए जा सकते हैं। दूसरा अपने कह सकते हैं डाईहाइड्रोक्सी अम्ल के रूप में भी हो सकता है, उसके अंदर हाइड्रोक्सी अम्ल के रूप में समूह पाए जाते हो। तो इस प्रकार की एकलक इकाइयां पॉलीएस्टर के अंदर पाई जा सकती है, जिसमें दो कार्बोक्सिलिक अम्लों से मिलकर बनी हुई एकलक इकाई व दो डाईओल दो हाइड्रोक्सी समूहों से मिलकर बनी हुई एकलक इकाई, दूसरा दो डाईएस्टर समूह से मिलकर बनी हुई एकलक इकाई और दो डाईओल समूह से मिलकर बनी हुई एकलक इकाई, या डाईहाइड्रोक्सी अम्ल से मिलकर बनी हुई एकलक इकाइयों से पॉलीएस्टर बंधयुक्त बहुलक का निर्माण होता है। तो इससे स्पष्ट हो रहा है यहाँ पर अपने पास एक से ज्यादा एकलक इकाइयां इसमें भाग ले रही है। तो ये जो पॉलीएस्टर है वो किसका उदाहरण आएगा हमारे पास, सह बहुलक का उदाहरण आएगा। ठीक है, और इसका जो बहुलीकरण की जो प्रक्रिया होगी, वो बहुलीकरण की प्रक्रिया अगर अपने बात करें तो इसका जो निर्माण है वो संघनन बहुलीकरण के द्वारा इसका निर्माण होता है। युगात्मक बहुलीकरण का यह उदाहरण नहीं है, यह संघनन बहुलीकरण का उदाहरण है, जिसको अपने पदंश वृद्धि बहुलीकरण भी इसको नाम दिया जा सकता है। ठीक है, तो इसका उदाहरण लिया जाए, जैसे अपने पास द्विकार्बोक्सिलिक अम्ल और डाई और एकलक इकाइयों से मिलकर बना हुआ कोई बहुलक देखा जाए तो हमारे पास उदाहरण आता है टेरिलीन, या जिसको क्या कहा जाता है, डेक्रोन कहा जाता है। तो टेरिलीन या डेक्रोन किसके संगलीकृत उत्पाद है, तो हम कह सकते हैं इसमें एथिलीन, ग्लाइकोल और टरथेलिक अम्ल, दो एकलक इकाइयां इसमें पाई जाएगी। एक तो किसकी पाई जाएगी, एथिलीन ग्लाइकोल की पाई जाएगी, और दूसरी इसके अंदर टरथेलिक अम्ल की एकलक इकाई इसमें पाई जाती है। तो इन दोनों के बहुलीकरण से हमारे पास टेरिलीन का निर्माण होता है। ठीक है, टेरिलीन का जो मुख्य जो अपने पास उपयोग है वो कृत्रिम रेशे निर्माण में इसको काम में लिया जाता है। जो कृत्रिम रेशे, आर्टिफिशियल रेशे हैं, वैसे अपने पास रेशे किसके होते हैं, कपास के, जूट के, इनके होते हैं, लेकिन जो कृत्रिम रेशा है वो कौन सा है हमारे पास, टेरिलीन का उपयोग कृत्रिम रेशा निर्माण में इसको काम में लिया जाता है। इसके अलावा हेलमेट निर्माण में, ठीक है, हेलमेट भी किसका बना होता है, टेरिलीन का जो इसमें निर्माण में इसको काम में लिया जाता है। और इसको अपने जो इसका जो गलनांक है वो कम होता है, तो इसमें एलिफेटिक प्रकार का भी हो सकता है और ये एरोमेटिक प्रकार का भी हो सकता है। तो हमारे पास यहाँ पर जो ये लिया गया है एरोमेटिक प्रकार का भी लिया गया है। यहाँ पर जो कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह है वो कैसा है, एरोमेटिक है। तो एरोमेटिक प्रकार के लेने से क्या फर्क पड़ेगा कि इसका गलनांक बढ़ जाता है। सामान्य रूप से अगर एलिफेटिक समूह अगर यहाँ पर लिया जाता है तो ऐसे पॉलीएस्टर बंधयुक्त बहुलकों का जो गलनांक निम्न होता है, तो इसके गलनांक को बढ़ाने के लिए अपने कैसे लेते हैं, एरोमेटिक समूह को यहाँ पर प्रयोग में लिया जाता है। ठीक है, इसके बाद में अपने इसमें बात करें, इसका जो उपयोग अपने बताया गया वस्त्र निर्माण में इसको काम में लिया जाता है, क्योंकि इसका जो रेशा है वो काफी मजबूत होता है, जिसके कारण इसके बेल्ट, रस्सी या नावों की जो पाल वगैरह बनाने में अपने टेरिलीन बहुलक को काम में लिया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास पॉलीएस्टर बंधयुक्त बहुलक का उदाहरण आ गया टेरिलीन, जिसको अपने पी जो इसको टेरिलीन की एकलक इकाइयां भी आपको बता दी। यह संतृप्त पॉलीएस्टर का उदाहरण है हमारे पास, इसको संतृप्त पॉलीएस्टर भी इसको कहा जा सकता है। इसके बाद में हमारे पास अगला जो औद्योगिक महत्व का जो बहुलक है वो है पॉलीएमाइड। पॉलीएमाइड कौन से होते हैं, जिसमें
इस प्रकार का एमाइड बंध पाया जाता है उसको अपने क्या कहा जाता है, पॉली एमाइड कहा जाता है। तो इस प्रकार का बंध जिसमें पाया जाएगा उसके नाम क्या देंगे अपने, पॉली एमाइड बंध युक्त बहुलक नाम दिया जाएगा। इसका पहला उदाहरण आता है हमारे पास नायलॉन 6। ठीक है, 6 का अर्थ मतलब क्या होगा कि इसके अंदर जो एकलक इकाई है उस एकलक इकाई में कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। इसका जो निर्माण है वो अपने कह सकते हैं, इसका निर्माण ऋणात्मक युगात्मक बहुलीकरण के द्वारा नायलॉन 6 का निर्माण होता है। ठीक है, तो अपने पास जो युगात्मक बहुलीकरण की दो प्रक्रिया थी, एक तो मुक्त मूलक युगात्मक और दूसरी आयनिक। तो आयनिक में ऋणात्मक युगात्मक बहुलीकरण के द्वारा हमारे पास नायलॉन 6 का निर्माण होता है। यह एक समबहुलक का उदाहरण है। ठीक है, उदाहरण किसका है, एक समबहुलक का उदाहरण है जिसमें जो एकलक इकाई है वो एकलक इकाई कौन सी होती है, नायलॉन 6 की कैप्रोलैक्टम इसकी एकलक इकाई है। तो इस कैप्रोलैक्टम के ऋणात्मक युगात्मक बहुलीकरण के द्वारा नायलॉन 6 का निर्माण होता है जिसमें पॉली एमाइड या अपने पास बंध इसके अंदर पाया जाता है। ठीक है, इसके अंदर जो कैप्रोलैक्टोन है एक वलययुक्त संरचना होती है। इसका जो उपयोग है, अगर अपने नायलॉन 6 की बात करें तो इसकी जो तनन सामर्थ्य है वो बहुत ज्यादा उच्च होती है। तो तनन सामर्थ्य उच्च होने के कारण से ये रेशे निर्माण या फाइबर निर्माण में इसको काम में लिया जाता है और इसका जो रेशा है वो सफेद रंग का होता है। अम्ल और क्षार के प्रति ये इसका जो प्रतिरोधक गुण है वो बहुत ज्यादा उच्च होता है। वाहनों के जो गियर वगैरह बनाने में या जो टूथब्रश के जो रेशे हैं, जो संगीत वाद्य यंत्र है जैसे मेरे पास गिटार है, सितार है या वायलिन है, इनके तार बनाने में भी इसको काम में लिया जाता है। इसके अलावा धागे, रस्सियां, रस्सी वगैरह बनाने में या फिलामेंट्स या जो जाल वगैरह होता है जो अपने फुटबॉल वगैरह जो खेलते हैं तो उनको वगैरह या मछलियां पकड़ने का जो जाल है उनको निर्माण में भी अपने नायलॉन 6 को काम में लिया जाता है। ठीक है, इसके बाद में दूसरा जो हमारे पास पॉलीएमाइड बंध युक्त बहुलक है वो कौन सा है, नायलॉन 6। तो नायलॉन 6 में 2 बार 6 है, इसका मतलब इसके अंदर दो एकलक इकाइयां हैं, दोनों ही एकलक इकाइयों में कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है, 6। तो नायलॉन 6 एक सहबहुलक का उदाहरण है जबकि नायलॉन 6 समबहुलक का उदाहरण है। दोनों में अंतर है हमारे पास। ठीक है, इसके अंदर दो एकलक इकाइयां कौन कौन सी, एक तो है हेक्सामेथिलीन डाइअमीन और दूसरी कौन सी है, एडिपिक अम्ल। तो ये संगनित उत्पाद है और ये कैसा उत्पाद है, योगात्मक उत्पाद है। ये भी ध्यान रखना है। दूसरा अंतर क्या आता है, ये हमारे पास योगात्मक उत्पाद है जबकि ये कैसा उत्पाद है, हमारे पास संगनित उत्पाद है। दोनों में पाया तो पाई एमाइड बंध पाया जाता है लेकिन ये योगात्मक हो गया, ये कौन सा हो गया, संगनित उत्पाद का उदाहरण है। तो इसमें हमारे पास इकाई हेक्सामेथिलीन डाइअमीन और एडिपिक अम्ल के बहुलीकरण से अपने किसका निर्माण कर देते हैं, नायलॉन 6 का निर्माण कर देते हैं। इस नायलॉन 6 का जो उपयोग की अगर अपने बात करें तो इसका उपयोग हमारे पास आता है प्लास्टिक तथा रेशे दोनों में इसको काम में लिया जाता है। इसका उपयोग जो टायरों में जो तागे डलते हैं, ठीक है, जिसको टायर कोड बोलते हैं, या वस्त्र पैराशूट बनाने में निर्माण में इसको काम में लिया जाता है। ठीक है, तो पैराशूट निर्माण में जो मुख्य रूप से जो काम का बहुलक है वो हमारे पास नायलॉन 6 बहुलक है। इसके बाद में हमारे पास जो नेक्स्ट बहुलक आता है वो नेक्स्ट बहुलक है हमारे पास बेकेलाइट। ठीक है, तो बेकेलाइट का अगर अपने निर्माण देखा जाए, बेकेलाइट का निर्माण किससे हो रहा है, तो बेकेलाइट एक अपने पास सहबहुलक का उदाहरण है जिसका निर्माण फिनोल और किससे होता है, फॉर्मेल्डिहाइड से होता है। ठीक है, तो फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया अम्ल या क्षार की उपस्थिति में करवाने पर हमारे पास ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल का निर्माण होता है। ये जो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल जो बने हैं इनके बहुलीकरण से ही अपने पास किसका निर्माण किया जाता है, बेकेलाइट का निर्माण किया जाता है। तो इसकी जो बेकेलाइट निर्माण की जो प्रक्रिया है वो 2 चरणों में पूरी होती है। प्रथम चरण में क्या होता है कि जो हमारे पास ऑर्थो हाइड्रोक्सी जो बेंजील अल्कोहल है वो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल बहुलीकरण के द्वारा एक रेखीय बहुलक का निर्माण करता है जिसको क्या नाम दिया जाता है, नेबुलेक इकाई नाम दिया जाता है। ठीक है, इसमें कौन सी इकाई भाग ले रही है, सिर्फ हमारे पास ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल इकाई भाग ले रही है। तो यहां से एक H निकल गया और इधर से क्या निकल गया अपने पास OH। तो H और OH निकल जाए, इस तरह से इकाइयां क्या होती रहेगी, जुड़ती रहेगी। यहां से OH का निष्कासन हो जाएगा और यहां से H का निष्कासन हो जाएगा। तो इस तरह से अपने पास रेखीय बहुलक का निर्माण होता है।
जिसको अपने नेवोलेक कहा जाता है। इस नेवोलेक में फॉर्मेल्डिहाइड और फिनोल का जो अनुपात है वो क्या रहता है, 1 अनुपात से कुछ क्या रहता है, कम रहता है। यह एक ताप सुनम्य या सुघट्य बहुलक है, ठीक है। इसके बाद में अपने क्या करेंगे कि इस बहुलक में अपने क्या करेंगे, इसको जो बहुलीकरण की जो प्रक्रिया को बढ़ाया जाएगा, जिसमें क्या हो जाएगा, अपने पास जो बची हुई इकाई कौन सी हमारे पास, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल। इस पैरा हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल की विक्रिया जो रेखीय बहुलक है, जो नेवोलेक बहुलक है, इसके साथ करवा दी जाएगी, जिससे क्या होगा हमारे पास कि ये जो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल है वो यहाँ पर जो इस जगह इसके साथ आकर जुड़कर एक क्रॉस बंध का निर्माण कर लेगा। तो क्रॉस बंध का निर्माण के कारण से जो बहुलक का निर्माण होगा उसे क्या कहा जाएगा, हमारे पास ताप जो बेकेलाइट बहुलक इसको नाम दिया जाएगा, जो अपने पास ताप दृढ़ बहुलक का उदाहरण है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इस रेखीय बहुलक के साथ इस इकाई का अपने क्या करवा दिया जाएगा, योग करवा दिया जाएगा। ये इकाई इसकी इस स्थान पर यहाँ पर जुड़ जाएगी। जैसे इसको जोड़ा जाए तो यहाँ से OH का निष्कासन हो जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा, H का। तो यहाँ से OH निकला और यहाँ से H निकला, आपस में इकाइयाँ क्या होगी, जुड़ गई और एक ताप दृढ़ बहुलक बेकेलाइट का निर्माण कर दिया, जो इसमें क्रॉस बॉन्डिंग के द्वारा बेकेलाइट का निर्माण हो रहा है। अगर बेकेलाइट की संरचना पूछ जाए तो एग्जाम में ये बनती है। बेकेलाइट की एकलक इकाइयाँ पूछ जाए तो एकलक इकाइयाँ तो अपने फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड ही बताएंगे। दूसरी बात, जो नेवोलेक से अपने इसका निर्माण किया था, अपने कहा था फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड और फिनोल का जो अनुपात है वो 1:1 से कम रहता है। अगर अनुपात 1:1 से ज्यादा हो जाता है तो जो बहुलक बनेगा उसको अपने रेसोल बहुलक कहते हैं, ठीक है। उसको क्या नाम दिया जाता है, रेसोल बहुलक नाम दिया जाता है। तो इस बहुलक का जो उपयोग है वो अपने पास, जैसे ये ताप और ऊष्मा के प्रति क्या होता है, रोधी होता है, जिसके कारण से इसका उपयोग स्विच, बर्तनों के हैंडल, बिजली के उपकरण बनाने में, रेडियो, टेलीविजन, कंप्यूटर के केस इत्यादि बनाने में, या जो रसोई के बर्तन हैं, खिलौने हैं इत्यादि पदार्थों को निर्माण में अपने इसको काम में लिया जाता है। इसके बाद में हमारे पास जो लास्ट जो इसका जो औद्योगिक महत्व का जो बहुलक है, वो औद्योगिक महत्व का जो बहुलक अगर अपने बात करें वो हमारे पास रहता है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन की जो एकलक इकाई है वो एकलक इकाई टेट्राफ्लोरोएथीन इसकी एकलक इकाई होती है। तो टेट्राफ्लोरोएथीन के बहुलीकरण से हमारे पास टेफ्लॉन का निर्माण होता है। यह भी अपने पास एक समबहुलक का उदाहरण है, ठीक है। तो समबहुलक का ये अपने पास उदाहरण बनता है, ठीक है। तो ये भी हमारे पास समबहुलक का उदाहरण रहता है। इस बहुलक की अगर अपने बात करें, टेफ्लॉन की बात करें, तो रेखीय बहुलक है और ये प्रबल अम्ल, अगर नाइट्रिक अम्ल के लिए भी देखा जाए तो नाइट्रिक अम्ल के लिए भी ये क्या रहता है, उसमें विलय नहीं होता है। तो रासायनिक रूप से बहुत ज़्यादा क्या होता है, अक्रिय होता है, तापमान के प्रति ये बहुत ज़्यादा स्थायी होता है और जितने भी जंगरोधी पदार्थ हैं या कार्बनिक विलायक हैं उनमें भी ये क्रिया नहीं करता। तो रासायनिक रूप से क्या रहता है, अक्रिय होता है। इसलिए इसका उपयोग विद्युत रोधी पदार्थ बनाने में या अपने जो नॉन स्टिक की जो कुकवेयर है उनके ऊपर इस जो टेफ्लॉन का क्या किया जाता है, लेपन किया जाता है। तो नॉन स्टिक के जो बर्तन है वो टेफ्लॉन की उनके ऊपर क्या चढ़ी होती है, एक परत जड़ी होती है। तो टेफ्लॉन टेट्राफ्लोरोएथिलीन का एक बहुलीकृत उत्पाद रहता है। तो इसी के साथ हमारे पास जो जो औद्योगिक महत्व के जो बहुलक थे वह जो टॉपिक हमारे पास क्या हो गया, समाप्त हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में अपने जैव निम्नीकृत और अनिम्नीकृत बहुलकों की बात की जाएगी।